नमस्कार दोस्तों। भारत के पास अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, नाम है नाविक। लेकिन पिछले हफ्ते खुद सरकार ने संसद में लिखित जवाब देकर मान लिया कि नाविक अभी स्टैंड अलोन तरीके से लोकेशन बता ही नहीं सकता, यानी कि नाविक अकेला स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जिस सिस्टम को हमने अमेरिका के जीपीएस की जगह बनाया था, जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस टाइम हमें आतंकवादियों की सटीक लोकेशन के लिए जीपीएस की मदद मांगी थी अमेरिका से, उन्होंने मना कर दिया। तो हमने अपना सिस्टम बनाया था, तो आज वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या नाविक फेल हो गया है? क्या इसरो फेल हो गया है? या भारत सरकार फेल हो गई है? आखिर ऐसा हुआ क्या है? आज इसी पूरी कहानी को पूरी डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो। उन्होंने बताया कि नाविक कॉन्स्टिलेशन ने अभी सिर्फ 3 सैटेलाइट जो हैं उन्हीं के थ्रू उसकी एक्सेस हो पा रही है, यानी 3 सैटेलाइट चल रहे हैं। नाविक का जो पूरा कॉन्स्टिलेशन है, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके ग्रुप को, उसमें 3 सैटेलाइट चल रहे हैं जिनका नाम है IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01। यानी कि पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सिर्फ PNT सर्विस दे पा रहे हैं। ये क्या है अभी हम डिटेल में देखेंगे। हमें जरूरत कितने की है? लगभग कम से कम 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह फंक्शनिंग करने के लिए, लेकिन वर्तमान में कितने अवेलेबल है? 3। अब ये जो नाविक है ना, इसका पुराना नाम था IRNSS, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगर यहां तक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, थैंक यू। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए क्विक बैकग्राउंड दे देता हूं मैं। तो सबसे पहले IRNSS बोलते थे, पुराना नाम इसका, अब इसको नाविक कहने लगे हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि भारत और भारत की सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में ये कवर करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसको रीजनल सिस्टम बोलते हैं। ये ग्लोबल नहीं है। जीपीएस ग्लोबल है, चाइना का जो बाइडू है वो भी ग्लोबल है, उसके बाद रसिया का ग्लोनास है वो भी ग्लोबल है, हम देखेंगे अभी। तो अमेरिका का जीपीएस है वो बिल्कुल ग्लोबली काम करता है, पूरी दुनिया में काम करता है। यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, ठीक है। वैसे ही भारत का ये जो है सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल क्षेत्र में काम करता है। अब यहाँ पर देखो आप, सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्री हैं, चाइना कवर हो रहा है, ये आसियान कंट्रीज कुछ कवर हो रहा है, पूरे नहीं कवर हो रहे, ठीक है। श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक, ये कुछ गल्फ कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रिय मित्र पाकिस्तान पूरा इसके कवर में आता है, ठीक है। तो अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक है। उस समय भारतीय सेना को दुश्मन सेना की पोजीशन का सटीक डेटा चाहिए था। अब दुश्मन कौन था वो आप जानते हैं, लेकिन अमेरिका ने मिलिट्री ग्रेड जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था। देखो, डेटा भी जीपीएस का 2 तरह का होता है। एक सिविलियन डेटा होता है जिसे हम सब अपने जीपीएस लोकेशन में देख पाते हैं गूगल मैप्स में। एक मिलिट्री ग्रेड डेटा होता है जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा डिटेल्ड डेटा होता है। तो हुआ क्या था कि अमेरिका की जीपीएस ने, जो गूगल की कंपनी है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उन्होंने जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया था। अब उसी वक्त भारत ने यह तय कर लिया था कि नेविगेशन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना, और यहीं से नाविक प्रोजेक्ट की नींव बनी। अब इसका थोड़ा टेक्निकल पार्ट समझते हैं कि 4 सैटेलाइट जरूरी क्यों है। देखो, इसको इस तरह समझो कि जब किसी भी पॉइंट की, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लोकेशन निकालते हैं ना, तो उसमें हमको क्या क्या चाहिए? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसकी हाइट यानी समुद्र तल से, ठीक है, सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, और टाइम, ठीक। तो हमें ये 4 चीजें चाहिए होती हैं। इसको बोलते हैं ट्राइलेटरल, यानी कि ये चारों मिलकर चतुष्कोण बनाते हैं, और तब उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलती है कि एग्जैक्ट लोकेशन इस टाइम पर यहां थी इसकी, ठीक। अब ओरिजिनल डिजाइन जो थी इसकी नाविक की, उसमें 7 सैटेलाइट थे, ठीक है। 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में थे। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि आप यहां खड़े हैं और आप सैटेलाइट को देख रहे हैं, तो वो सैटेलाइट आपको हमेशा उसी जगह पर दिखेगी, यानी पृथ्वी से देखने पर वो हमेशा एक ही जगह नजर आएगी। जिस हिसाब से पृथ्वी घूम रही है उसी के हिसाब से वो सैटेलाइट घूम रही है, आपको एक ही जगह दिखेगा, ठीक है। और 4 जो थे वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में थे। ये एक अलग ऑर्बिट होती है, ये थोड़ा साइंटिफिक पार्ट है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। तो जो फिगर 8 के पैटर्न में घूमती है, कुछ इस तरह से सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक। यानी यहां पर ऐसे कुछ सैटेलाइट अगर आप रात में देखोगे तो आपको घूमती हुई दिखेगी, लेकिन उनमें से आज सिर्फ
3 सैटेलाइट काम कर रहे हैं टोटल में से, ठीक है। अब ये फेल क्यों हुए सैटेलाइट? तो फेल होने के पीछे जो वजह थी, अब इसमें 3 सैटेलाइट हैं, IRNSS 1A, 1G और 1D। बाकी के सारे सैटेलाइट इसके फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब निष्क्रिय हुए क्यों? तो प्रत्येक जो सैटेलाइट होता है उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है। तो अब हमने मान लो 10 साल का टाइम डिफाइन किया कि हमें 10 साल के अंदर अंदर सारे सैटेलाइट भेजने हैं, ठीक। अब उसकी उम्र है 8 साल, तो जब तक हमारा मिशन पूरा होगा उससे पहले ही पूरे सैटेलाइट, मतलब जो पहले जा चुके हैं वो डेड हो जाएंगे। तो अब इसी तरह से लगभग 10 साल की जो मिशन लाइफ है वो कुछ सैटेलाइट की पूरी हो गई है और कुछ में एटॉमिक क्लॉक फेल हो गई है। यानी कि जो एक हमने पॉइंट देखा था ना कि टाइमिंग का डेटा भी चाहिए होता है, वो टाइमिंग वाला क्लॉक फेल हो गया है। सैटेलाइट को टाइम बताने के लिए एक एटॉमिक क्लॉक दी जाती है। अब वहां पर घड़ी तो होती नहीं है जैसे हमारे यहाँ घड़ी होती है। अब घड़ी अगर ऐसी दे देंगे तो उसमें दिक्कत भी आ सकती है, तो वहां पर एटॉमिक क्लॉक काम करती है। तो अब कुछ सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक में भी दिक्कत आ गई है। अब पार्लियामेंट में जो मंत्री जी ने जानकारी दी उसमें बताया कि कुल 11 सैटेलाइट अब तक लॉन्च हो चुके, ठीक है। अब इनमें से कुछ अपनी 10 साल की मिशन लाइफ पूरी कर चुके हैं, कुछ में जो एटॉमिक क्लॉक है वो फेल हो गई है, और 2 सैटेलाइट अपनी कक्षा में यानी अपनी ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च ही नहीं हो पाए थे, वो लॉन्चिंग से पहले ही फेल हो गए थे। अब सबसे बड़ा जो कारण है वो है एटॉमिक क्लॉक फेलियर। यानी हर नेविगेशन सैटेलाइट में एक रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक लगी हुई होती है, ठीक है। ये उसका इलस्ट्रेटिव फिगर है जो नैनो सेकंड लेवल पर सटीक टाइम मेजर करती है। नैनो सेकंड यानी 10⁻⁹, ठीक है, पॉइंट के बाद में 9 डिजिट तक। अब नेविगेशन जो होता है वो पूरी तरह से टाइम मेजरमेंट पर डिपेंड करता है कि टाइम मेजरमेंट कितना करेक्ट है और उसमें कितना ज्यादा प्रिसीजन है। अगर सिग्नल भेजने और मिलने के बीच में माइक्रो सेकंड का भी फर्क आ जाए तो लोकेशन में सैकड़ों मीटर की गलती आ सकती है। सैकड़ों मीटर समझ रहे हो, 100 मीटर से भी ज्यादा, ठीक है। अगर माइक्रो सेकंड का मतलब है पॉइंट के बाद में 6 डिजिट, जैसे ये 0 है, 0 के बाद में पॉइंट है तो इसके आगे 6, यहां पर भी अगर थोड़ा सा भी एरर आ जाए छठे स्थान पर भी तो भी उसमें दिक्कत आ जाती है। अब शुरुआती जो नाविक सैटेलाइट्स थे वो यूरोप से इंपोर्ट की गई जो एटॉमिक क्लॉक है उनसे चलते थे, ठीक है। और वक्त के साथ कई क्लॉक्स में खराबी आने लगी। इसी वजह से 2026 मार्च में, अभी कुछ महीने पहले, IRNSS 1F भी अपनी 10 साल की मिशन लाइफ पूरी करके पोजिशनिंग सर्विस से बाहर हो गया। हालांकि वो अभी भी लिमिटिंग मैसेजिंग सर्विस के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं है। इसके अलावा एक और झटका लगा 2023 में, जब हमने लॉन्च किया था NVS 01 तो ठीक से ऑर्बिट में पहुंचा, लेकिन इसके बाद लॉन्च हुआ जो NVS 02, प्रोपल्सन यानी थ्रस्टर से जुड़ी दिक्कत की वजह से अपनी तय ऑर्बिट तक पहुंच ही नहीं पाया था, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल दिक्कतें आई हैं इस पूरे मिशन में। 11 सैटेलाइट में से 2 पहुंचे ही नहीं, कुछ की क्लॉक खराब हो गई, कुछ की लाइफ पूरी हो गई, तो कुल मिला के अब सिर्फ और सिर्फ 3 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, तो क्या नाविक सिस्टम पूरी तरह बेकार हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं। टाइमिंग सर्विस अभी पूरी तरह चालू है। बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शन, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीकॉम, पावर ग्रिड जैसे सेक्टर हैं जिन्हें सटीक टाइम सिंक चाहिए, वहां नाविक अभी भी काम कर रहा है। जो बंद है वो है स्टैंड अलोन पोजिशनिंग, यानी कि वो अकेला खड़ा होकर पोजिशनिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता। टाइमिंग सर्विस अभी काम कर रही है, यानी सिर्फ नाविक के सिग्नल से आपकी लोकेशन बताना, इसमें इशू है। लेकिन आज के ज्यादातर स्मार्टफोन जो होते हैं वो मल्टी कॉन्स्टलेशन GNSS यूज करते हैं, यानी कि वो मल्टीपल सर्विसेज को यूज करते हैं। जैसे GPS यूज करेंगे, गैलीलियो भी यूज करेंगे, नाविक तीनों से सिग्नल लेते हैं, ठीक है। तो सरकार के मुताबिक फिलहाल 60 से ज्यादा स्मार्टफोन के मॉडल्स नाविक सपोर्ट करते हैं। तो आम यूजर के मैप या लोकेशन में कोई खास फर्क महसूस होता नहीं है, क्योंकि दूसरे सिस्टम जो भी गैप इसकी वजह से होता है उसको कवर कर देते हैं। इसके अलावा नाविक अभी भी 10,000 से ज्यादा ट्रेनों की रियल टाइम ट्रैकिंग में, 30,000 से ज्यादा फिशिंग वेल्स की ट्रैकिंग में और लाखों कॉमर्शियल व्हीकल्स की मॉनिटरिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। और ये सब टाइमिंग और मैसेजिंग सर्विस पर चलता है जो अभी भी बंद नहीं हुई है। यानी कि अभी भी जो क्रिटिकल इंफ्रा के जो ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं हमारे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो मैसेजिंग सर्विस हो, रेलवे की ट्रैफिक सर्विस हो, उसके बाद नाविक जो वहां जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने, वो अभी भी कुछ चीजें चल रही हैं पूरी एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सीरियस जो कंसर्न है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब भारतीय सेना भी सिर्फ नाविक पर निर्भर नहीं बल्कि मल्टी कॉन्स्टलेशन GNSS पर निर्भर हो चुकी है, यानी कि वो अकेला काम नहीं कर रहा। तो लौट के हम फिर से 0 पे आ गए।
जिसकी वजह से हमने नाविक बनाया था, अब वही सर्विस हमें नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो हमें अब दूसरे सर्विसेज की मदद लेनी पड़ रही है। असली दिक्कत यह है। तो अब अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बने और वही हो जैसा कारगिल में हुआ था, ऐसा दोबारा हो जाए, तो हम पूरी तरह से अपने सिस्टम पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। अब यही वजह है कि इसे सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं बता सकते हम, बल्कि एक स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी से जुड़ा हुआ ये फेलियर है। ठीक है, यानी मिसाइल गाइडेंस में तो आपको पोजीशनिंग की जरूरत पड़ेगी अगर आप गाइडेड मिसाइल फायर कर रहे हैं तो। ठीक है, प्रिसीजन वेपन सिस्टम जैसे हमने ब्रह्मोस का यूज किया था, अब वो कैसे किया ये सोचने वाली बात है। ठीक, इसके लिए एक मेरा मानना है ऐसा, मैं बताऊंगा बाद में, कि ये कुछ एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके अलावा ड्रोन नेविगेशन सिस्टम है, आजकल ड्रोन वॉरफेयर सबसे ज्यादा चल रहा है, तो इनके लिए एक भरोसेमंद इंडिजिनस सिस्टम की जरूरत होना बिल्कुल नेसेसरी है। तो अब बात करते हैं कि आगे सॉल्यूशन क्या है। मंत्री जी ने, जो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया, इसरो की तरफ से भी क्या सॉल्यूशन प्रोस्पेक्टेड है और उनकी पाइपलाइन में इस वक्त क्या क्या है। तो इसरो अगली जनरेशन के जो एनवीएस सैटेलाइट हैं, पहले IRNSS सैटेलाइट बोल रहे थे, अब NVS 01, 02, 03 इस तरह से नाम दिया गया है। पहले IRNSS 1, IRNSS 2 कुछ इस तरह से नाम होते। इसरो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के NVS सीरीज के सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है, और संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि NVS 03, 04 और 05 अगले 15 से 18 महीने में लॉन्च हो जाने की इनकी उम्मीद है, इसरो की पाइपलाइन में है। यानी कि लगभग 1.25 से 1.5 साल के अंदर हम 3 सैटेलाइट और भेज देंगे, यानी टोटल 6 सैटेलाइट हो जाएंगे। जरूरत पड़ती है 4 सैटेलाइट की मिनिमम, तो हमारी जो नेविगेशन सर्विसेज हैं वो फिर से रिज्यूम हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब इन नए सैटेलाइट्स में एक बदलाव किया गया है। अब इनमें इंपोर्टेड जो क्लॉक पहले यूज होती थी यूरोपियन यूनियन से, उसकी जगह भारत में बनी हुई एटॉमिक क्लॉक लगेगी, जिसे कहते हैं इंडियन रूबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड, यानी कि IRAFS। इससे विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी जो डिपेंडेंसी थी, जो निर्भरता थी, वो कम होगी। साथ ही इनकी मिशन लाइफ भी पुराने सैटेलाइट की जो 10 साल थी उससे बढ़ाकर लगभग 12 साल है। यानी जो सैटेलाइट पहले 10 साल में खराब हो जाता था वो अब 12 साल तक काम करता रहेगा, और स्पेस में 2 साल की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। अब एक और अहम फीचर है जो L1 सिग्नल बैंड है, जिसे आज के लगभग सभी स्मार्टफोन आसानी से सपोर्ट करते हैं। अभी तक स्मार्टफोन कंपनियां कहती थी कि नाविक का सिग्नल उनके हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल नहीं है, लेकिन L1 बैंड की वजह से अब ये कंपेटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 अपग्रेड तो बहुत ज्यादा मेजर हैं। अभी तक भी हम ज्यादातर गूगल मैप्स का यूज करते थे और उसमें GPS का ही यूज होता है, IRNSS या अपने नाविक का यूज नहीं होता ज्यादातर, जो हम गूगल मैप की सर्विसेज यूज करते हैं उसमें। अब इसके अलावा एविएशन सेक्टर के लिए भी गगन नाम का एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम पहले से ऑपरेशनल है। ठीक है, एविएशन सेक्टर के लिए हमने गगन भेज रखा है और एयर नेविगेशन में वो मदद कर रहा है। यानी कि हर जगह भारत पूरी तरह खाली नहीं बैठा हुआ। हम ये नहीं मान सकते कि भारत बिल्कुल ठप हो गया है, इसरो ठप हो गया, या हमारे सैटेलाइट्स लगातार फेल हो रहे हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि नाविक अभी क्रिटिकल टाइमिंग मैसेजिंग सर्विस दे रहा है, लेकिन स्टैंड अलोन जो अपने आप में पूरी तरह आत्मनिर्भर कह सकते हैं, नेविगेशनल कैपेबिलिटी जो है वो उसकी कमजोर पड़ गई है, और इसे वापस पटरी पर लाने में लगभग अब 1.5 साल का समय और लग जाएगा। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक टेस्ट समझ सकते हैं हम। इसरो के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि क्या हम अपनी क्रिटिकल इंफ्रा को समय पर मेंटेन और अपग्रेड कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाविक जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रिक्टर मेंटेनेंस पॉलिसी बनानी चाहिए? कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।